नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का तीसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने दो क्लास को पढ़ा है। अगर आपने उन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों क्लास को देखें, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और चलते हैं पढ़ाई की ओर, ठीक है। ओके, आज हम लोग पॉलिटी में देखेंगे 1793 का अधिनियम। पॉलिटी में क्या हम लोग देखेंगे? 1793 का चार्टर अधिनियम। पॉलिटी में देखेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। क्या क्या इससे सवाल बनने वाले हैं 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है दोस्तों। इसको लिखते भी चलिएगा, अपने कॉपी पे नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने उस पॉइंट को ही सिर्फ लिया है जो आपके एग्जाम में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। 1793 के चार्टर अधिनियम में पढ़ना है। इसमें 2 पॉइंट को मैंने उठाया है। इसमें 2 ही पॉइंट है क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसमें 5 से 6 पॉइंट बनते हैं, लेकिन ज़्यादा मल्टीपल टाइम इन दोनों सवाल किसी भी स्टेट पीसीएस में आप जाएंगे तो इन्हीं 2 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में पूछने की उम्मीद भी है, ठीक है। इस वजह से मैंने इन दोनों पॉइंट को ही उठाया है, क्योंकि वो 2-3 पॉइंट और है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो 1793 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी का जो अधिकार था, मतलब काम करने की जो स्वतंत्रता मिली थी, उसके कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। सवाल ऐसे पूछेगा, किस अधिनियम के तहत, ठीक है, कंपनी के अधिकारियों को कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो आपका जवाब क्या है? वो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। क्या क्वेश्चन रहेंगे? किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के काम कार्यों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा, ठीक है। इसके तहत क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। मतलब पहले ब्रिटिश देते थे अपने कोष से, अब क्या हो गया? अब भारत में ही उसको भारत के जमा पूंजी से, ठीक है, मिलने लगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट रहे, इसको दोस्तों लिखते चलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट, ये दोस्तों बहुत वीवीआई है। इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, डबल स्टार, ठीक है। इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा 1713 के चार्टर अधिनियम को। इससे बहुत ज़्यादा सवाल बने हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसके तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। पहली बार 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। किसके तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसके तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन और चाय के साथ व्यापार का उसका एकाधिकार बना रहा। कहा गया कि इसके तहत कंपनी को, जो कंपनी थे, ब्रिटिश कंपनी थे, वो पहले क्या किए थे दोस्तों? थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे जोड़ देते हैं। पहले किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए ब्रिटिश का पहले था, वहाँ व्यापारी लोग पहले जाते थे, काम करते थे, ठीक है। और व्यापारी लोग इतना ज़्यादा काम कर लिए, वहाँ लोकल लोगों के पर्सनल चीज़ों में भी दखलंदाजी देना स्टार्ट किए, ठीक है। और जिसके तहत क्या हो गया, वो वहाँ से चुनाव लड़ने लगे या लोगों को रोजगार देने लगे। इस वजह से ब्रिटिश का वर्चस्व तो दोस्तों बढ़ गया, उन क्षेत्रों में क्या हो गया, उनका वर्चस्व बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर गुलाम बनाने में धीरे धीरे गुलाम बनाते रहे, ठीक है। अब उसके बाद जब गुलाम बना लिए तो क्या हो गया, उस देश की
उस देश का सत्ता जिनका शासन था उन्होंने कहा अब तुम वापस चले आओ, हम जाकर वहाँ शासन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अदरवाइज अदर स्टेट को गुलाम बनाते हुए आगे बढ़ा। तो क्या हो गया, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापार, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, व्यापार, ब्रिटिश की जो कंपनी थी उसने भारतीय एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि सिर्फ चीन के साथ चाय के व्यापार को रहने दिया गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, इसके माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। ठीक है, ये सवाल भी दोस्तों पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपको, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, 90%। एक ये भी पॉइंट देख लीजिएगा, इसके माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, मतलब जो भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश की संप्रभुता को क्या किया गया, मजबूत किया गया। ठीक है, किसके तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, कंपनी के संप्रभुता को क्या किया जाएगा, सुदृढ़ यानी मजबूत किया गया। अब देखते हैं आगे क्या है, इसके तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की क्या किया गया, अनुमति दिया गया। ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, किस अधिनियम के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, जवाब क्या होगा, 1813 का चार्टर एक्ट। यह एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी प्रदान किया गया। यही पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, 20 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए, ठीक है, अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार, यहां कंपनी है। ठीक है, ठीक है, यहां इसके तहत कंपनी के अधिकारियों को, इसमें अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ए पॉइंट और ए पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दोस्तों अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके अलग अलग हो गए, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सेम है। ठीक है, अब देखते हैं 1833 का अधिनियम, ये भी दोस्तों 1 स्टार, इसको डबल स्टार कर लीजिए। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को 1800, एक क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं क्या, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर घोषित किया गया। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। यानी बंगाल कहने का मतलब, जो पहले एक बंगाल को ही शासित करता था, अब वह बंगाल का नहीं, पूरे भारत का गवर्नर होगा। किसके तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसके तहत कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, 1833 से पहले क्या था, कोई भी भारतीय उसको धर्म देखता था, ठीक है, जन्म स्थान देखता था कि वह कहाँ का है, ठीक है, किस धर्म को मानता है, ठीक है, उसका वर्ण क्या है, काला है या गोरा है या उजला है। ठीक है, इसके तहत उसको अयोग्य किया जाता था। ठीक, किस 1833 से पहले। लेकिन इस 1833 में एक्ट आया, ठीक है, कि कोई भी भारतीय हो, केवल वह भारतीय होना चाहिए। ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, वह किस धर्म को मानता है, ठीक है, उसका रंग रूप कैसा है, ठीक है, इसके आधार पर उसको सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ वो भारत का है, चाहे किसी भी धर्म को मानता है, तो वह सरकारी सेवा में, मतलब सरकारी जॉब में वह योग्य है, सरकारी नौकरी कर सकता है। 1833 से पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, कहता है इसके तहत देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। इसको भी दोस्तों स्टार मार्क दे लीजिए, ये भी सवाल बहुत एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सवाल क्या रहता है, किस अधिनियम के तहत
केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, सवाल क्या रहता है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीयकरण किया गया, तो 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1833 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, इसका मतलब क्या हुआ गया। ठीक है, मतलब किसी भी देश की शासन प्रणाली, मानिए कि ये कोई कंट्री है, ठीक है, इसके शासन प्रणाली को एक जगह पे केंद्रित किया गया, यानी यहीं से सारे काम को किया जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी का केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, भारत में ही। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी सवाल रहता है, किस अधिनियम के तहत विलियम बेंटिक यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, सवाल आपसे क्या पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या है, इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। आपसे सवाल ये भी रहेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ पा रहे हैं, आपसे ये भी सवाल रहेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, कहता है 1833 में एक और पॉइंट है, इसके तहत संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत मिलते हैं। दोस्तों, यह सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यूपीपीसीएस में, समझे दोस्तों, बीपीएससी में या अदर स्टेट में नहीं पूछा गया है। एक बार ये सवाल यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल भी है, 1833 के संविधान निर्माण के तहत इसके तहत संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत मिलते हैं। ठीक है, मतलब संविधान निर्माण की चर्चा 1833 के चार्टर अधिनियम से ही थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रकाश पड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग अपने कॉपी पे प्रॉपर नोट्स की तरह बना लेंगे। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के जरिए बना लेंगे। ठीक है, आपसे सवाल रहेगा, किस अधिनियम के तहत या किस चार्टर अधिनियम के तहत संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत मिलते हैं, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि यह कार्य हमारा पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।